तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती। इस भर्ती की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम प्रमुख अनुच्छेदों को कवर करने वाले हैं और सेम टू सेम उस तरह से जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, मतलब जोड़ी मिलाने वाले जो प्रश्न आ रहे हैं उनको आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से प्रश्न जोड़ी मिलाने वाले हमारे एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न जोड़ी मिलाने वाले आ रहे हैं वो आपके आर्टिकल्स वाले ही आ रहे हैं ना। एक तरफ आर्टिकल्स दे देंगे, नीचे जो है नंबर 2 ग्रुप दे देंगे, फिर कहेंगे ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में से आपको जोड़ी मिला करके नीचे आंसर का कोटेशन दिया रहेगा, उसको मैच करना रहेगा। ठीक है ना। अब ये प्रश्न कैसे हमारे पास में आ गए, तो कुछ ऐसे लोग एग्जाम देने जाते हैं जिनके मतलब बहुत अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, वो टाइम से पहले एग्जाम को खत्म कर लेते हैं। अब बैठे हैं सोच रहे हैं क्या करें, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, शुक्ला सर के लिए क्वेश्चन लिख ले चलते हैं। ठीक है ना। तो अपनी रफ सीट में छोटा सा उन्होंने जो है व्यवस्था बनाई और ये सारे क्वेश्चन लिख करके उसके साथ में विथ ऑप्शन के साथ में लेकर के आ जाते हैं। तो ऐसे हमारे 3-4 स्टूडेंट्स हैं जिनके 82 नंबर आए, 84 नंबर आए, तो उन लोगों ने ही क्वेश्चन भेजे हैं। तो वहाँ से हम जो है हमको एक आइडिया लग गया कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। उसी हिसाब से हमने आपके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट 50 जोड़ी मिलाने वाले अनुच्छेद के प्रश्न तैयार किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें। और बहुत जल्दी हम एमपी पुलिस और एमपी एसआई की क्लासेस भी चालू करने वाले हैं, सामान्य अर्हता वाली, तो वो भी आपके पास में सही समय पर पहुंच सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है लंबे लंबे होते हैं ना, तो थोड़ा आपको समझ करके इसमें लगाना होगा। ट्रिक भी बताएंगे कैसे आप इस क्वेश्चन को ट्रिक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखो, इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आएगा। एक तरफ आपको सूची 1 दी रहेगी और नीचे आपको सूची 2 दी रहेगी। सूची 1 में आपको आर्टिकल्स दिए रहेंगे, सूची 2 में उनके कार्य दिए रहेंगे। फिर आपसे कहेंगे कि अब भाई आप एक काम करो, इन दोनों को मिला करके आंसर फाइंड करो। ठीक है ना। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपको इन चारों में से मान लीजिए 2 आर्टिकल भी पता चल गया ना, 2 आर्टिकल के बारे में पता है ना, तो भी आप आंसर निकाल लेंगे। जैसे पहले कहने का अनुच्छेद 247, ठीक है, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 248, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 250 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 251। 4 यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं, इनसे आपको इसका मैच करना है। अब आपको थोड़ा सा ही पता है कि सर 248 तो आपने बताया था कि अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। सर 248 में अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं आपको बता चुके हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती हैं कि जिन पर बाद में कानून बनाए गए। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो साइबर अपराध तब थोड़ी होते थे, क्योंकि तब ना तो लैपटॉप था ना मोबाइल था, तो तब साइबर अपराध नहीं होते थे। साइबर अपराध अब होने लगे हैं, तो ये बाद में जो कानून बनाए गए हैं ना, उनको अवशिष्ट शक्तियों में रख दिया है और वो शक्तियाँ हमको आर्टिकल 248 में दी गई हैं। तो एक बात क्लियर हो गई। दूसरा, अब अगर नीचे आते हैं, यहाँ देखते हैं एक दिया है अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधियों, राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में अगर असंगति आ जाती है तो इसको कौन बताएगा भाई। 249 और 250 के बारे में कोई बताएगा तो 251 ही तो बताएगा भाई। 249 में कोई दिक्कत है, 250 में कोई दिक्कत है, तो उसका आगे वाला ही तो बताएगा। तो यहाँ पर 2 चीज तो क्लियर हो गई। एक कि 248 के सामने अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि बी के सामने तो सर 1 आ जाएगा, और ये जो डी है ना ऑप्शन सर डी 251 वाला, इस 251 के सामने 3 आ जाएगा, यानी कि डी के सामने 3 और बी के सामने 1। ये कंफर्म हो गया। अब चलो ऑप्शन की ओर चलते हैं कि कहां पर बी के सामने 1 और डी के सामने 3 है। इस तरह से आपके सामने ऑप्शन दिए रहेंगे। देखिए अब बी के सामने 1 कहां पर है, ऑप्शन नंबर केवल ए जो है उसी में बी के सामने 1 है, बाकी इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो तीनों ऑप्शन आपके बाद वाले कट जाएंगे, केवल ऑप्शन नंबर ए बचेगा जिसमें ए के सामने 2 आ जाएगा, बी के सामने 1 आएगा, सी के सामने 4 और डी के सामने 3। ठीक है, अब इन चारों के बारे में आपको डिटेल बता देते हैं। साथ साथ में आपके ये सारे जो ऑप्शन दिए हैं, इन सारे ऑप्शंस की जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर होते चलेंगे। तो 50 प्रश्न आपको देखने के लिए हैं। आपके कम से कम 50 × 4 कर दीजिए, 200 आर्टिकल यहां पर आपके रिवाइज हो जाएंगे। अब चलिए पूरे आर्टिकल्स आपको बता देते हैं कि 247 में क्या दिया है, 48 में, 50 और 51 में क्या दिया है। ये कल वाली सुबह वाली सेट में पूछा गया था, भाई ने सेम टू सेम ये प्रश्न लिख करके हमको भेज दिया था। देखिए अनुच्छेद 247 में क्या है, संसद को संघ सूची के कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी गई है कि अगर कोई समस्या आती है तो तुम कोई नया न्यायालय स्थापित कर सकते हो। 248 बता दिया अवशिष्ट शक्तियों के बारे में है। 250 आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है कि अगर इमरजेंसी लग जाती है तो संसद कानून बना सकती है और यह कानून इमरजेंसी हटने के भी 6 महीने तक लागू रहेगा और 6 महीने के भीतर अगर पास करवा लिया तो ठीक है, नहीं पास करवाए तो हट जाएगा। ठीक है। अच्छा 251 क्या बताता है, तो अभी बताया था। 251 क्या बताएगा, इसके तहत यदि राज्य का कानून और संसद का कानून इन दोनों में कहीं पर कोई मान लीजिए समस्या हो जाती है, 249 और 250
249 वाले में, तो उसको निर्णय कौन निकालेगा, उसका जो है निर्णय निकालने का काम कौन करेगा, वो आर्टिकल 251 के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना, चारों आर्टिकल क्लियर हो गए। इस तरह से आपसे एग्जाम जोड़ी मिलाने वाले एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं और अब ये नया ट्रेंड है, आपको आगे के सभी एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलें आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के, किसी के 82 आए हैं, किसी के 83 आए हैं, है ना। माइनस मार्किंग के बाद में अभी लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे, है ना। और बढ़िया उन्होंने कमेंट किया कि सर मज़ा आ गया सर, आपसे पढ़ के, आपके नोट्स से पढ़ के बहुत मज़ा आ गया, आपने इतने डिटेल में समझाया है कि हमारे सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही निकले हैं। और हम सर 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा, आधा घंटा पहले क्वेश्चंस करके बैठ गए थे, ठीक है ना। फिर हमने ये क्वेश्चन सारे नोट कर लिए हैं और आपके लिए हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। चलिए अब अगर आपका आगे एग्जाम है और आप भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ना केवल क्वालिफाई, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी आप क्या करेंगे, ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स शुक्ला सर के ले लेंगे, मात्र 149। ठीक है, इससे ज़्यादा प्राइस 299, 300 के यही नोट्स बिक रहे हैं, इन्हीं को कॉपी करके लोग बेच रहे हैं। ठीक है ना, तो अब आपको मात्र 149 रुपये में क्या क्या मिलने वाला है, बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा। 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे। 10 प्रैक्टिस सेट हमने दे रखे हैं। इन प्रैक्टिस सेट का क्या महत्व है वो लास्ट में स्क्रीनशॉट में देख लेना, जो कल एक भाई ने कमेंट किया है कि सर स्क्रीनशॉट से सीधे सीधे 5 प्रश्न आए थे। ठीक है, मतलब कि प्रैक्टिस सेट से 5 प्रश्न आए थे। ठीक है ना, तो 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। 2000 के आसपास एमसीक्यू करवा चुके हैं सब्जेक्ट वाइज, वो सारे एमसीक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आपकी एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, जो आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन लेने में मदद करेगी। अच्छा, प्राप्त कैसे करना है, तो कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप पर देंगे। कहाँ है, कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर वहाँ से फोटो कॉपी करा नहीं पा रहे हैं क्योंकि डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा नहीं, तुमको ऐप में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सिस्टम अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ आप तो डायरेक्ट व्हाट्सअप पर पेमेंट भेजो, व्हाट्सअप पर नोट्स लो, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो कैसे लेना है सर नोट्स, तो बता देते हैं। सबसे पहले आपको ये क्यूआर दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, है ना, क्यूआर का। इसी पर आपको क्या करना है, 249 का 249 नहीं, 149 149 149 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स और एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ आपको तुरंत की तुरंत मिलती रहेगी। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई। तो सिलेक्शन लेना है अगर, तो आप इन नोट्स को जरूर कंप्लीट करके जाइए। इसके अलावा एमपी पुलिस, एमपी एसआई और पटवारी और पंचायत सचिव, इन सभी के एग्जाम जो है वो सामान्य अर्हता परीक्षा के आधार पर आपको इसमें ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो सामान्य अर्हता परीक्षा में जितने ज़्यादा नंबर ला लोगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी नौकरी लेने की। ठीक है, क्योंकि अब ये एक ही एग्जाम होगा ऐसा बताया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपको देखने में 3-4 लग रहे होंगे, पर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से हैं, एमपीजी के है, हिंदी है, रीजनिंग है, साइंस है, मैथ है, कंप्यूटर है, डीआई है, करंट अफेयर है, जीके जीएस है। इतना सारा मटेरियल आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है ना, तो ये सारे नोट्स आपको मात्र 199 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो जिनका भी आगे इनमें से कोई एग्जाम है, एमपीएसआई, कांस्टेबल और जो भी वर्दीधारी पद हैं, इसके लिए अगर आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो इस पर 199 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आप सेंड कर देंगे। वही प्रक्रिया है, जैसे आप सेंड करेंगे तुरंत आपको नोट्स सेंड कर देंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के इसके सारे नोट्स सारी पीडीएफ मिलती रहेगी। और 1 तारीख से हम जो है, 1 तारीख से क्यों, 8 को इसका एग्जाम खत्म होगा ना, 9 तारीख से जो है सामान्य अर्हता की एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम का मतलब है सामान्य अर्हता के प्रैक्टिस सेट कराना हम चालू कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई। चलें आगे बढ़ें, अगला देखते हैं। चलो ये देखो प्रश्न नंबर 2, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको, है ना, जिससे कि आप अच्छे से प्रश्नों को पढ़ सकें। ये आपको सूची 1 दिख रही है और ये आपको सूची 2 दिख रही है। देखिए अब इसमें क्या किया, इसमें इन्होंने ये किया कि सूची 1 में इन्होंने कार्य दे दिए हैं आर्टिकल के, और सूची 2 में आर्टिकल्स के नाम दे दिए हैं कि कौन से नंबर का आर्टिकल है। अच्छा एक बात बताइए, हमने आपको एक बताया था कि जो वित्तीय आपातकाल होता है ना, वो आर्टिकल 360 में दिया गया है और आर्टिकल 360 अभी तक कभी लागू नहीं हुआ है। और हमने भगवान से प्रार्थना भी की थी कि कभी आर्टिकल 360 लागू ना हो जाए, क्योंकि अगर 360 लागू हो गया यानी कि वित्तीय आपातकाल, तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी वेतन काट लिए जाएंगे और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वो सर 4 के सामने आएगा, यानी सी के सामने 4 आना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं कि सी के सामने 4 कहां से आ जाएगा, वित्तीय आपातकाल हमको जो है वो कहां से देखने को मिल जाएगा, आइए बताते हैं। देखिए यानी हमको एक बात तो क्लियर होगी कि सी के सामने 4 होगा। अब सीधे ऑप्शन की ओर चलेंगे और देखेंगे कहां पर सी के सामने 4 है।
चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, यहीं पर आपको सी के सामने 4 मिल जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ए के सामने 1, बी के सामने 3, सी के सामने 4 और डी के सामने 2 हो जाएगा। अब चलो यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं। और ऐसे ही ऑप्शन आए थे, अपने मन से नहीं दे रहे मेरे भाई, है ना। ऐसे ही ऑप्शन जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। तो यहाँ पर ऑप्शंस के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब हमको अब पूरा जितना भी आर्टिकल्स दे रखा है उन सारे आर्टिकल्स को कवर करना है ना। तो चलिए अब यहाँ पर हम सीधे आपको सारे ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं और सारे आर्टिकल के बारे में समझा देते हैं। देखिए, तो अनुच्छेद 352 की अगर हम बात करेंगे तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के द्वारा लगाया जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रहेगा। ज़्यादातर हमने ऑप्शन ए ही आंसर रखा है, जिससे कि पूरे ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। तो ऐसा मत समझना कि सर केवल ऑप्शन ए ही क्यों रखे हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि आपको सारे आर्टिकल्स एक बार रिवाइज करा दिए जाएँ और एग्जाम में कैसे आर्टिकल्स आ रहे हैं, कैसे जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो भी क्लियर होता जाए। नहीं तो पूरे 4 ऑप्शन पढ़ेंगे फिर टाइम खराब होगा अपना, है ना। चलिए, क्योंकि पूरा डिटेल तो हम आपको बता ही रहे हैं। ये देखिए, अब अनुच्छेद 355 की बात करते हैं तो केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह बाहरी हमले और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे, है ना। कहीं पर किसी ने बाहरी मतलब आक्रमण कर दिया, मान लीजिए पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, है ना, तो फिर भारत की सेना ने क्या किया था, वहीं की वहीं उनको ध्वस्त कर दिया था, है ना। तो ये उनका कर्तव्य है भाई। 355 आर्टिकल में बोला गया कि अगर तुम सत्ता में हो तो तुम्हें बचाना होगा देश को, ठीक है। 356 क्या कहता है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाना, यानी राष्ट्रपति शासन का वर्णन 356 में। 360 तो बता दिया था आपको कि राज्य में जो है वित्तीय अस्थिरता होने पर ये जो है आर्टिकल लगाया जा सकता है, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। तो इस तरह से आपको केवल फाइंड आउट करना रहेगा, है ना। और उन्होंने ये भी बताया कि सर इस तरह से दिया जा रहा है कि अगर 1 या 2 आर्टिकल आपको पता है तो आप बाकी के सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। इस तरह क्या रहे हैं, केवल दिखाने के लिए खतरनाक प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी 1-2 आर्टिकल आपको पता है तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। आधे से ज़्यादा लोग तो यही देखकर घबरा जाते हैं, अरे इतना बड़ा प्रश्न स्क्रॉल करना पड़ रहा है सर, इसको छोड़ दो या तुक्का लगा दो। तुक्का लगाएं तो माइनस मार्किंग हो जाएगी, छोड़ के चलते हैं ना। भैया छोड़ना नहीं है, हम इसीलिए तो आए हैं भाई। हमने 100 प्रश्न आपको आर्टिकल के करा दिए थे, अगर आपने उसको भी अच्छे से पढ़ लिया होगा तो भी आप इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो मेरे भाई, है ना। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा पूछा गया है मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार से सूची 1 दी है, लिस्ट 1 दी है और लिस्ट 2 दी है। लिस्ट 1 में आर्टिकल्स दिए हैं, लिस्ट 2 में उनके कार्य दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको ऐसे छोटा कर देते हैं। देखिए, अनुच्छेद 14 दिया है, 15 दिया है, 16 दिया है, 17 दिया है। अच्छा, अनुच्छेद 17 में हमने क्या बताया था, कई बार आपको बताया है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अर्थ ये होता है कि छुआछूत। छुआछूत किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है भारत के संविधान में कहा गया है। तो अगर आपको ऑप्शन डी पता है ना कि सर इसमें तो अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, तो भले ही आपको ये तीनों में थोड़ा भी आइडिया ना हो, है ना। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता एवं समानता दी गई है, यानी कि विधि यानी कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। अगर तुमको 15-16 नहीं भी पता ना तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा कि डी के सामने सर क्या आना चाहिए, अस्पृश्यता वाला कहां, डी के सामने सर 1 आना चाहिए। चलो देखते हैं कहां पर डी के सामने 1 है। और आर्टिकल 14 में क्या है, देखिए, कानून के समक्ष समानता, यानी कि आपका जो है ए के सामने क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए और डी के सामने 1 आना चाहिए। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर, यानी ए के सामने 4, डी के सामने 1, ये भी आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। अब देख लेते हैं भाई, ए के सामने 4 है, डी के सामने 1 है और बी के सामने 3 है, सी के सामने 2 है ना। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब चारों आर्टिकल के बारे में हम आपको यहां पर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 14 क्या कहता है भाई, राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यानी कानून की निगाहों में सब लोग एक समान हैं। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है, राज्य किसी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि भाई इसकी जाति है, इसकी लिंग ये है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 क्या कहता है भाई, सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, सबको समान अवसर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। 17 कहता है भाई, छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण करना दंडनीय अपराध, यानी कोई भी अगर छुआछूत को बढ़ावा देता है ना, तो जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 17 में कहा गया है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं। मौलिक अधिकार से ये भी है, सूची 1 और सूची 2, 2 सूचियां दी गई हैं। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि भाई ये देखिए, अनुच्छेद 19 दिया है, 21 दिया है, 21A दिया है और 22, यानी 4 अनुच्छेद हमको दिए गए हैं और चारों के यहाँ पर काम दिए हैं कि भाई जो पहला ऑप्शन उसमें शिक्षा का अधिकार, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध और संरक्षण, वाक स्वतंत्रता दी गई है यानी बोलने का संरक्षण है, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। अच्छा, इसमें से एक तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो, कुछ नहीं समझ में आए भाई। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसी में तो कहा कि तुमको बोलने की स्वतंत्रता है। ये तो कन्फर्म हो गया कि सर ए के सामने वाक एवं जो है कह सकते हैं वाक एवं विषय में कुछ भी अधिकार जो है आपको दिए गए हैं कि आप किसी भी बात पर मतलब बोल सकते हैं, धरना कर सकते हैं। तो ये भी कन्फर्म हो गया कि हमको जो है ये स्वतंत्रता दी गई है
है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है ना, बोलने की स्वतंत्रता हमको दी गई है। तो अब यहाँ पर आप एलिमिनेट करके देखिए, यानी कि सर ए के सामने तो सर 3 आना चाहिए, ये कन्फर्म हो गया कि ए के सामने सर 3 आएगा, इस ए के सामने 3 आएगा, यानी ऑप्शन ए के सामने 3 आएगा। अब चलो सीधे अपन चलते हैं कहाँ पर, ऑप्शन की ओर, और ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं किसमें ए के सामने 3 दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, जो हमने खुद सेट किया है, केवल ए ही जिससे हमको पढ़ना पड़े, इसमें दिया ए के सामने 3, बी के सामने 4, सी के सामने 1, डी के सामने 2। ठीक है, तो ए के सामने 3 आएगा, बी के सामने 4, सी के सामने 1, डी के सामने 2। ये कन्फर्म हो गया, इसको आप आराम से मैच कर लेंगे। अब हम आपको चारों आर्टिकल जो दे रखे हैं ऑप्शन में, उनके बारे में बता देते हैं। देखिए क्या क्या कहा है। तो अनुच्छेद 19 कहता है नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 21 क्या कहता है, अनुच्छेद 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसकी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यही तो गड़बड़ हो गई थी भाई, भरत तिवारी वाले केस में क्या हो गया है भाई, विधि यानी कानून में ये कहा गया है कि भाई अगर कोई भी मतलब कि आत्मसमर्पण कर दे, भाई उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो या फिर आने वाला कल कुछ भी हो, अगर उसने आत्मसमर्पण कर दिया है तो फिर पुलिस का यह कर्तव्य बनता है कि उसको जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए 24 घंटे के भीतर। वहां पर इसको जो है फॉलो नहीं किया गया, तो वो आज आप देख रहे हैं कितने सारी समस्या हो गई है ना। तो ये आर्टिकल 21 में कहा गया भाई किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसका जीवन नहीं छीना जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो अनुच्छेद 21 ए क्या कहता है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 21 ए में। अनुच्छेद 22 क्या कह देता है, मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण दिया गया है, यानी अगर किसी को गिरफ्तार करने कोई पुलिस अधिकारी आता है तो पहले उसको वारंट दिखाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं गिरफ्तार कर सकता कि चलो भैया फिर तो तुम रोलेट एक्ट में आ गए ना, बिना कानून बिना दलील का जो है तुम हमको गिरफ्तार करके ले जाओगे, ना कर सकते भैया, अब तो संविधान लागू हो गया है ना। तो आपका आर्टिकल 22 मनमानी और गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए में हमको पता था भाई ए के सामने 3 आएगा, ये भी कंफर्म हो गया था, तो बाकी के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे में ए के सामने 4 दिया, ए दिया है, 2 दिया है। ठीक है ना, तो इस वजह से सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, अपना ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो एग्जाम देकर आए हैं उन्होंने यही बताया, सर आप आराम से एक ऑप्शन भी पता हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, केवल डराने के लिए ये प्रश्न जो है बना करके इस तरह से दिए गए हैं जिससे बच्चे डर जाएं, लेकिन जरा सी भी जानकारी होगी तो बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को सर हम सॉल्व कर सकेंगे। चलें फिर आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा भाई मौलिक अधिकार से ये भी है कि सूची 2 को सूची 1 से आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। देखो आर्टिकल कौन कौन से दे रखे हैं सर, आर्टिकल हमको दे रखा है 23, 24, 25 और 32। अच्छा आर्टिकल 32 के बारे में हमने तुमको बता नहीं रखा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसी संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है ना, क्यों कहा है, क्योंकि इसमें जो है रिट वगैरह जारी कर सकता है, कौन जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अगर कोई तुम्हारे मौलिक अधिकारों को हनन करता है तो आर्टिकल 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं कहाँ पर ये रिट वाली बात की गई है। तो ये रहे 4 ऑप्शन, यहाँ पर देख लीजिए। तो देखो कारखानों में बालकों के नियोजन से प्रतिष्ठित दिया है, अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता दी गई है, मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाई गई है, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने का उपचार हो गया है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया है। अब तो सर क्लियर हो गया कि सर जो हमारा आर्टिकल 32 है ना उसके सामने 4 आएगा, यानी डी के सामने सर 4 आएगा, ये कोई नहीं हटा सकता, डी के सामने 4 आएगा, आपने कई बार बताया है। तो चलो सीधे चलते हैं ऑप्शन की ओर, डी के सामने 4 कहां पर दिया गया है। चलिए, अरे सर इस बार तो गड़बड़ हो गई सर, इस बार गड़बड़ होगी, डी के सामने तो 2 में दे रखा है 4, अब क्या करेंगे सर। तो भाई अब आप क्या करेंगे, अब आपको एक और कोई पता होना चाहिए, तो चलो एक और पता कर लेते हैं, एक और देख लेते हैं। देखो एक और देखो बी, अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 24 जो है वो हमसे क्या कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में किसी भी बालक को आप नियोजन में नहीं लगा सकते। 14 वर्ष से कम का अगर बालक है तो तुम कारखानों में उसका यूज नहीं कर सकते हो, है ना। अब अभी देखो होटल्स पे जाओगे ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम करते रहते हैं, तुम उनसे पूछो तो कहेंगे अरे हम तो सर 15 साल के हैं, 14 साल से बड़े हैं, है ना। कभी वो ये नहीं बोलेगा कि 14 साल के हैं, मालिक बता के रखा, अगर तुमने 14 साल बता दिया तो भाई सील हो जाएगा पूरा का पूरा ढाबा, है ना। तो हमेशा 15 साल बताते हैं। तो सर एक बात और क्लियर हो गई कि बी के सामने सर 1 आएगा, यानी डी के सामने 4 और बी के सामने 1। चलो देख लेते हैं कहां पर कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहा है, बी के सामने 1, डी के सामने 4। तो सर ये जो है ना वो हमारा ऑप्शन बी में जा रहा है, डी के सामने 4, बी के सामने 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हो गया सर, मिल गया। चलिए देख लेते हैं, अब हम पूरे आपको चारों के बारे में बता देते हैं कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23 कहता है भैया मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम पर आरोप मतलब रोक लगाना है। आप मानवों की तस्करी नहीं कर सकते हैं, यानी कि जैसे भेड़ बकरियों को बेचते हैं ना वैसे मानवों को नहीं बेच सकते हो। ठीक है, ये उनका मौलिक अधिकार है, अगर बेचोगे यानी आप अनुच्छेद 23 का हनन कर रहे हो। 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम या
या कारखानों में नहीं लगाया जा सकता भैया। 25 क्या कह रहा है, सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, कोई भी अपना धर्म जो है प्रचार कर सकता है। 32 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई सिविल सिविल कोर्ट नहीं। मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगी। मतलब कि अगर किसी ने गिरफ्तार कर लिया है और 24 घंटे के भीतर उसको किसी भी न्यायालय के सामने, न्यायाधीश के सामने पेश नहीं किया है, यानी कि आपने मौलिक अधिकार का हनन कर दिया उस व्यक्ति को, है ना, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न नंबर 6। भाई टाइम तो लगेगा, है ना, टाइम लगेगा, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होता चलेगा ना। अभी एग्जाम एनालिसिस का भी टाइम हो रहा है, चलो देख लेते हैं, जितना कर पाएंगे उतना करेंगे, बाकी बचा हुआ बाद में कर देंगे भाई, क्योंकि एनालिसिस भी कराना रहता है, टाइम पर आना रहता है ना। चलो अब देखो यहाँ पर लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 नहीं जानते क्या भाई? अनुच्छेद 40 में हमने आपको बताया था, गांधी जी ने कहा था हमारा जो भारत देश है उसमें गांवों को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी ग्रामीण जो बातें होंगी वो अनुच्छेद 40 से संबंधित होंगी, गांधी जी को ध्यान रखना। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 कहता है एक समान सिविल संहिता, यानी कि देखो 4 और 4 ये दोनों समान है ना, तो समान है तो एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। सर 2 तो हमको पता चल गया कि अनुच्छेद 40 में गाँव की बात आएगी, 44 में एक समान सिविल संहिता आएगी। चलो देख लेते हैं। तो भाई नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कहां पर दी है? ऑप्शन नंबर 1 में दी है, तो बी के सामने तो 1 आ जाएगा, ये कंफर्म हो गया। और गांव की बात कहां पर की गई? सर तीसरे नंबर में की गई है, यानी ए के सामने 3 आ जाएगा, तो ए के सामने 3 आना चाहिए और बी के सामने 1 आना चाहिए। तो कहां पर है, आइए देख लेते हैं। बी के सामने 1, देखिए बी के सामने 1 ये दे रखा, केवल 1 में ही दे रखा सर, हमारा तो यही आंसर हो जाएगा। बी के सामने 1 और ए के सामने 3, बाकी सी के सामने 4, डी के सामने 2 दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलो पूरे आर्टिकल को हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। ये देखिए अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन कर देता है कि भाई तुमको ग्राम पंचायत का गठन करना पड़ेगा, ठीक है। 44 कहता है संपूर्ण नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी आपको लागू करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं तुम कर ही दो, प्रयास करो कि भाई सबके लिए समान कानून हो जाए। अनुच्छेद 50 कहता है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाएगा, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र है मेरे भाई। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती तो फिर समस्या हो सकती थी, फिर सबकी क्या तानाशाही चलती, और लेकिन लग रहा है ऐसा कुछ अब धीरे धीरे सिस्टम बदलने वाला है ना, न्यायपालिका को भी घेर लिया जा रहा है। मतलब न्यायाधीश कोई रिटायर हो रहा है तो मेरे भाई उसको राजनीति में कोई ना कोई सांसद बना दे रहे हैं, विधायक बना दे रहे हैं। अब न्यायाधीश को क्या लगता है कि हम सरकार की चाटुकारिता कर देंगे, सरकार की बातों को कर देंगे, तो भाई हम रिटायर होने के बाद में हमको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, है ना। तो न्यायपालिका में भी दखलंदाजी की जा रही है, जिसका घोर विरोध हो रहा है, और विरोध होना भी चाहिए। न्यायपालिका भारत की स्वतंत्र है तो स्वतंत्र ही रहना चाहिए, ठीक है। 51 क्या कह रहा है? 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने और विवादों के मध्यस्थता के द्वारा निपटारे को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो अब देखो किसी ने पेमेंट कर दिया, बार बार फोन कर रहे हैं, भाई हम क्लास ले रहे हैं, बताइए अब कैसे करें, है ना। तो आप थोड़ा सा वेट कर लिया करो, जो भी पेमेंट करते हैं थोड़ा सा वेट कर लिया करो, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची नंबर 1 है, सूची नंबर 2 है, ये बड़ा आसान है, इसको तो आप कर ही सकते हो। कह रहे अनुच्छेद 52 दे रखा है, 54 दे रखा है, 61 दे रखा है, 72 दे रखा है। अच्छा 72 को आपको कुछ ध्यान है? 72 देखो पहली बार 61 कर लेते हैं। 61 क्या कहता है? 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा देंगे, अगर राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर मतलब पाया जाता है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी ये तो कन्फर्म हो गया सर, सी के सामने 1 आएगा, ये तो हमको अच्छे से याद है, ठीक है। अब क्या है, भारत का राष्ट्रपति का वर्णन किसमें किया गया है? तो सर आर्टिकल 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। कहाँ गया राष्ट्रपति? ये रहा 30 नंबर पर। और क्षमादान करने की शक्ति सर आर्टिकल 72 में दी गई है। तो लगभग हमको सारे आर्टिकल पता चल गए। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में दिया गया है। तो अब यहाँ से हम कन्फर्म कह सकते हैं कि भाई 61 के सामने क्या आएगा? इसका 61 के सामने 1 आएगा, यानी कि सी के सामने 1 आएगा, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। और सर जो ऑप्शन नंबर ए है, इस ऑप्शन नंबर ए के सामने 3 आएगा, तो सी के सामने 1, ए के सामने 3। अब चलो ऑप्शन की ओर चलते हैं, कहाँ पर सी के सामने 1 है, ए के सामने 3 है, तो सी के सामने 1 है और ए के सामने 3, ऑप्शन नंबर ए ही में दिया गया है, ठीक है। तो ये ए ही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ पर करा देते हैं। देखिए 52 में क्या है, स्पष्ट करता है भारत का राष्ट्रपति होगा, 54 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव होगा, 61 कहता है संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा देंगे, 72 कहता है राष्ट्रपति को मृत्युदंड सहित किसी भी सजा को माफ करने का या कम करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अपन क्या करेंगे, अपन एक काम करेंगे, 25 प्रश्न कर लेते हैं और 25 प्रश्न आपको घर के लिए दे देंगे, ठीक है ना, जिन पर आप आराम से प्रैक्टिस कर लेना। आप कहोगे सर ये तो जिन लोगों ने नोट्स लिया होगा उन्हीं को मिलेगा। नहीं भैया, ऐसा करेंगे कि ये वाली जो PDF है ना, इसको टेलीग्राम में डाल देंगे। बाकी सारे नोट्स तो हमने नोट्स ग्रुप में ही डाले हैं ना, लेकिन ये वाली PDF हम तुम लोगों के लिए, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब के लिए टेलीग्राम में डाल देंगे। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो 25 हम करा दे रहे हैं, 25 की तुम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सारी चीज़ें तुम्हारे समझ
समझ में आ जाएंगी, है ना। और नोट्स ग्रुप में भी इसको अभी तुरंत ही डाल देंगे हम जा करके ना। तो टेलीग्राम पर थोड़ा टाइम लगेगा, एनालिसिस के बाद में आज शाम को पहुंचेगी, जबकि नोट्स ग्रुप में ये अभी तुरंत ही पहुंच जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट कर लेना। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि एनालिसिस का टाइम हो रहा है ना, 12 बजे पेपर छूट जाता है, लगभग सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं, है ना, फिर वो उधर लेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखो समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। चलिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आर्टिकल 79 दिया, 80 दिया, 81 दिया है। सरला बताया था आपको, सरला। सा से भैया संसद हो जाएगा, रा से राज्यसभा हो जाएगी, ला से लोकसभा हो जाएगी, और अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सिटिंग दी गई है, यानी कि एक साथ में जब 108 क्या होता है, 108 कब बुलाते हैं, जब कोई खतरनाक स्थिति आ जाती है, यानी कि जब राज्यसभा और लोकसभा में विस्फोट हो जाए। विस्फोट का मतलब है वो विस्फोट नहीं है, मतलब इन दोनों के विचारों में एक समानता नहीं आ रही है, तो क्या कहते हैं, एक ज्वाइंट सिटिंग बुला लेते हैं, यानी कि सबको एक साथ बुला लेते हैं, वहाँ पर मिलजुल करके बात कर लेंगे, ठीक है। अब चलो मैच करो। तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये 108, यानी डी के सामने तो सर 2 हो जाएगा, ये कन्फर्म हो गया है। और 79 में क्या है, 79 में सर आपका सरला, यानी कि संसद की बात की गई तो संसद का गठन 79 में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रा माने राज्यसभा, यानी 80 में तुम्हारी राज्यसभा हो जाएगी, और ला मतलब क्या हो जाएगा, ला मतलब लोकसभा, तो 81 में तुम्हारी लोकसभा हो जाएगी। ये भी प्रश्न पूछा गया, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही पूछा गया था। तो चलो पहले हम देखेंगे डी के सामने 2 हमने देख लिया है, कहाँ पर डी के सामने 2 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डी के सामने 2 सर 2 ऑप्शन में दे रखा है। सर ये तो कंफ्यूजन हो गया, लेकिन हमको तो सबके बारे में पता है ना भाई, डी के सामने 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए के सामने तो 3 आएगा, बी के सामने 4 आएगा, सी के सामने 1 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा तो बता दिया है भाई। ए के सामने 3 कैसे आएगा, क्योंकि संसद के गठन की बात आर्टिकल 79 में की गई है, और सरला हमको याद है, तो ये कंफर्म हो गया सर 79, यानी कि ए के सामने 3 आएगा, तो ए के सामने 3, डी के सामने 1, ऐसा केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। डी के सामने 2, अरे भाई इस बार तुमको फंसा भी दिया है, ए के सामने 3, डी के सामने 2, लो भैया ए के सामने 3, डी के सामने 2, अरे डबल मैच कर गया सर, ये तो फंस गए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लेते हैं। बी के सामने जो है यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। क्यों, बी में क्या दिया है, राज्यसभा की बात की गई है, और राज्यसभा हम जानते हैं सरला, यानी 79, 80 और 81, तो 80 यानी राज्यसभा जो है वो 80 में दी गई है, तो आपका 80 नंबर जो हो जाएगा वो राज्यसभा के बारे में बताएगा, बी के सामने 4 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा समाधान दिया गया, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। 79 संसद होगी, 80 राज्यसभा होगी, 81 लोकसभा होगी, 108 में ज्वाइंट सिटिंग होगी। समझ गए, आगे बढ़ लेते हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, है ना, क्योंकि 25 प्रश्न भी पता चला नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समझाना है ना, हमको ये काम नहीं करना है जैसे बहुत सारे लोग हमारी कॉपी करते हैं, ठीक है ना। हमारी PDF डाउनलोड करेंगे, बढ़िया से अपने चैनल पर पढ़ाएंगे, और क्या करेंगे, पढ़ते चले जाए, अनुच्छेद 124, 129, 137, 143, ले भैया लिस्ट नंबर 2 दे रखी है, ये हो गया, ठीक है भैया, पढ़ के और निकल गए ना भैया। एक एक पॉइंट समझाइए, बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं हम इंदौर कितनी बड़ी बड़ी कोचिंगों में 2-2 एक क्लास लेने जाते हैं, है ना, पढ़ाने जाते हैं, ऐसे ही नहीं बुला रखा है, ठीक है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आपको अपना कंटेंट डिलीवर करना नहीं आता है, इसलिए हम आपके कंटेंट की चोरी कर लेते हैं। अच्छा भैया, डिलीवर करना हमको नहीं आता कि तुमको नहीं आता है ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, हमारी कंटेंट चोरी करेंगे, बढ़िया एक पूरा प्रैक्टिस सेट बनाएंगे और उसको स्क्रीन पर ले आएंगे और फिर पढ़ते चले जाएंगे। अरे भैया पढ़ना नहीं है, तुमको थोड़ी पढ़ना है, बच्चों को समझाना है, समझ में आना चाहिए क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, ये समझ में तो आए बच्चों को। ये पढ़ना हो तो भैया बच्चे वैसे ही पढ़ लेंगे स्क्रीन पे, है ना, उनको समझाने से मतलब होता है, ठीक है। तो समझाना चाहिए, तो जो भी ऐसा कर रहे हैं भैया समझाने का काम करो, बच्चों को रटाने का काम मत करो, क्योंकि रटी हुई चीज़ें वहाँ पर जाकर भूल जाते हैं, इतना प्रेशर रहता है दिमाग पर एग्जाम सेंटर में। चलो आर्टिकल 124, 129, 137, 143 दे रखा है। अच्छा हमने 143 में आपको बताया नहीं था कि भाई सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच में संबंधों का वर्णन है कि अगर राष्ट्रपति को कभी जरूरत पड़ती है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह ले सकता है, ऐसा 143 में दिया है। अब ये 143 से हमने क्या बताया था कि राष्ट्रपति और जो सुप्रीम कोर्ट है इनके बीच में कुछ चल रहा है ना। 143 का मतलब जानते हो तुम, मित्र और मित्री लोग जानते होंगे, अब हमें कुछ बताना नहीं है, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है यानी कि 143 चल रहा है, ठीक है ना। तो 143 जो है वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कभी भी सलाह ले सकता है। अब चलो हम देखते हैं कि डी के सामने कहां पर दिया है। तो देखो उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन, उच्चतम अभिलेख न्यायालय हो गया, परामर्श लेने की शक्ति, यानी ये जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, और ये कहां पर डी में दी गई है, यानी डी के सामने सर 2 हो जाएगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। 124 क्या कहता है, 124 उच्च न्यायालय से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भाई उच्चतम न्यायालय की स्थापना निर्णयों को उच्चतम न्यायालय पुनर्विलोकन, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं डी के सामने 2 कहां पर दिया गया है, ये रहे 4 ऑप्शन, और डी के सामने 2 केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। डी के सामने 2, अगर डी के सामने 2 है तो भाई ए के सामने 3 आएगा, बी के सामने 1 आएगा, सी के सामने 4 आएगा और डी के सामने 2 आएगा। अब सभी आर्टिकल्स को आइए यहां पर देख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
तो 124 कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन 124 करता है। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, 124 कहता है। 129 कहता है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या होता है? अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई मतलब कि निर्णय दिया जा चुका है और सेम टू सेम वैसा ही निर्णय किसी अन्य न्यायालय में आता है तो वो ये कहेगा भाई सर्वोच्च न्यायालय ने ये इसका जो है दिया था डिसीजन, हम भी इसी डिसीजन को मानेंगे और उसका निपटारा कर देगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं अभिलेख न्यायालय। ये अभिलेख न्यायालय होता है। अगला 137 कहता है सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार करना है। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कभी कोई निर्णय दिया था, अब सर्वोच्च न्यायालय को लगता है नहीं यार वो निर्णय में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, उस कंडीशन के हिसाब से तो ठीक था लेकिन आज के हिसाब से वो निर्णय ठीक नहीं है, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है? अपने निर्णय का रिव्यू कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है। और 143 क्या है? तो भाई विधि या तथ्य के प्रश्न पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जो है वो सलाह मांग सकता है। यानी राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय में 143 चल रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे आप इसका याद रख सकते हैं, ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जिससे जो कॉपी करने वाले आए तो उनको दिख जाए कि हाँ कंटेंट को डिलीवर कैसे किया जाता है। रट करके पढ़ के सुनाया नहीं जाता भैया, उसको समझाया जाता है। ठीक है, खैर तुमने मान तो लिया कि तुम हमारे कंटेंट को कॉपी कर रहे हो, भले ये डिलीवर करने के लिए कॉपी कर रहे हो, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब चलो लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2, दो लिस्ट दे रखी। इसको वो नहीं करा पाएंगे, इसको केवल वही व्यक्ति करा सकता है जिसको इसके बारे में नॉलेज होगा। ठीक है ना, तो ये जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न हर कोई नहीं करा पाएगा मेरे भाई, जिसको नॉलेज होगा वही इसको करा पाएगा। रट कर पढ़ाने वाले कि बोर्ड पर क्या क्या लाइन लिखी हुई है वही आकर के पढ़ा दो, वो इसको नहीं करा पाएंगे। ठीक है ना, चलिए लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या दिया गया? राज्यों के राज्यपाल के बारे में कहा है, क्षमादान की शक्ति राज्यपाल वाली कही गई है, राज्य का महाधिवक्ता बताया गया है और विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश की बात की गई है। और ये आर्टिकल दे रखे हैं। ठीक है, ये आर्टिकल दे रखे हैं, बताइए किसको किससे मैच करेंगे। अच्छा, हमने आपको बताया था भाई राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है ना वो 1, 2, 3 से करता है और राज्यपाल जब करता है तो इसका उल्टा कर दो, 2, 1, 3 से राज्यपाल करता है। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई सर, 2, 1, 3 जो है वो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है। यानी सर ये तो कन्फर्म हो गया कि डी के सामने 3 आएगा, ये तो कन्फर्म है सर, इसको कोई हटा नहीं सकता। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं कहाँ पर डी के सामने 3 दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है कि डी के सामने 3 दिया है और सर ऑप्शन नंबर सी में भी दिख रहा है कि डी के सामने 3 दिया। अरे भैया ये तो कंफ्यूजन हो गया। चलो ये तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं कि ए के सामने 4 भी दे रखा है। ठीक है, ए के सामने 4 दे रखा है। ठीक है, अब देखो बी के सामने यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर 2 दिया है, तो बी के सामने क्या होगा? अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो बी में दिया है कि क्षमादान करने की राज्यपाल की शक्ति दे रखी है और ये अनुच्छेद 161 में दे रखा है। ठीक है, क्षमादान करने की शक्ति राज्यपाल की आर्टिकल 161 में दे रखा है। यानी बी के सामने तो सर 1 आएगा, डी के सामने 3 आएगा, ए के सामने 4 आएगा और ऐसा केवल ऑप्शन नंबर ए ही हमारा फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो तो प्रत्येक राज्य के 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 161 कहता है राज्य के कानून के तहत अपराधों के लिए राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, लेकिन ध्यान रखना राज्यपाल मृत्युदंड और मार्शल लॉ को क्षमा नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। ठीक है, तो ये स्पेशल पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है। 165 कहता है राज्य सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में 165 बात करता है। 213 कहता है कि विधानमंडल सत्र में नहीं हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। ठीक है, 11 नंबर पर चलते हैं। भैया 25 प्रश्न कराने में भी टाइम लग जाएगा, है ना, जिस हिसाब से हम समझा रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अपन। ठीक है, चलो 11 कह रहा है भाई अनुच्छेद 301 से 304 के बारे में दिया गया है और सूची 1 को आपको सूची 2 से मैच करना है। चलिए ये रही, ऊपर दी गई है आपको सूची 1 और नीचे आपको सूची 2 दी गई है। चलिए अब आप पहले इसको खुद पढ़िए और देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में अभी पूछा गया था कि नहीं। अभी आपका शायद ये परसों या नरसों वाले एग्जाम में 300 आर्टिकल से पूछा गया था कि आर्टिकल 300 के जितने भी प्रश्न थे वो आपके जो है बना करके पूछे गए थे। चलिए देख लेते हैं। आर्टिकल 301 दे रखा है, 302, 303 और 304, ये 4 आर्टिकल आपको दे रखे हैं और इन चारों के काम जो हैं वो आपको नीचे दे रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं किसके सामने क्या आ जाएगा। चलिए देखिए, ये बार बार फ़ोन कर रहे हैं मेरे भाई जिन्होंने ये नोट्स ले रखा है। तो आपसे बार बार कहा है कि जितने भी लोग जो नोट्स ले रखे हैं वो कॉल मत किया करो, थोड़ी देर में आपको हम दे देंगे, कहाँ परेशान हो जाते हो। चलो हाँ, तो भाई इसमें देख लेते हैं भाई कि ए के सामने क्या आएगा। ए कह रहा है अनुच्छेद 301 की बात कर रहा है और अनुच्छेद 301 में कहा गया भाई व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता है हमारे पास में, यानी आर्टिकल 301 के सामने तो ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा, ये कन्फर्म हो गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 302 क्या कहता है? तो 302 मेरे भाई कहता है कि व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति, यानी कि अगर कोई तुमको रोकता है तो आर्टिकल 302 कह देगा कि भैया ये व्यापार कहीं पर भी कर सकता है और ये संसद हमको शक्ति देती है। तो ये
कन्फर्म हो गया कि भाई ऑप्शन नंबर बी के सामने तो सर 1 आएगा, ये कन्फर्म है, और ए के सामने सर 3 आएगा, ये भी कन्फर्म हो गया। तो चलो देख लेते हैं कहाँ पर ए के सामने 3 और बी के सामने क्या दिया है, 1 दिया है। तो ए के सामने 3, बी के सामने 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया, तो ए ही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलो चारों हम आपको आर्टिकल 301, 302, 303, 304 क्या है बता देते हैं। 301 घोषणा करता है कि पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार कैसे होगा, वाणिज्य और आवागमन पर स्वतंत्र हैं आप। 302 कहता है संसद को ये पावर है कि अगर तुमको कोई रोक रहा है तो संसद उसको रास्ते से हटा सकती है। 303 कह रहा है व्यापार के मामले में केंद्र या राज्य सरकारों के द्वारा किसी एक राज्य को दूसरे पर प्राथमिकता देने पर रोक है। ऐसा नहीं कि केरल में अगर मसाले का व्यापार अच्छा हो रहा है तो तुम तमिलनाडु से मना कर दोगे, तुम व्यापार नहीं करोगे मसाले का, ये नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है। 304 कहता है कि राज्य विधानमंडलों को अन्य राज्यों से आने वाले माल पर टैक्स लगाने या सार्वजनिक हित में उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति है कि अगर कोई कर मतलब कोई सामान अगर दूसरे राज्य से आ रहा है तुम्हारे राज्य में बेचने के लिए, तो तुम कहोगे भैया टैक्स लगेगा, हमारे राज्य में तुम बेचना चाहते हो, ठीक है। तो टैक्स लगाने की पावर भी राज्य सरकारों को दी गई है भाई, इसी से तो उनका काम चलेगा, है ना। चलो आगे बढ़ें। चलो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपको 311 से लेकर के 320 के बारे में बता रहा है। 311 से 320 तक आर्टिकल इसमें दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं मेरे भाई। देखो अनुच्छेद 311, 312, 315, 320 ये 4 आर्टिकल दे रखे हैं, इनके काम भी दे रखे हैं। इनके काम क्या है वो देखो। काम है भाई ऑप्शन 1 कह रहा है अखिल भारतीय सेवाएं, संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोगों के कृत्य यानी कि उनके काम, और संघ तथा राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत यानी कि उनको हटाना। अब चलो देख लेते हैं कि ए के सामने क्या आएगा। तो देखो संघ या राज्य के अधीन जो कार्य मतलब कि वो अधिकारी हैं उनको हटा सकते हैं, ऐसा किसने कहा है, आर्टिकल 311 ने कहा है। तो ये कन्फर्म हो गया भाई कि ये कन्फर्म है कि ए के सामने क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, 311 में कहा गया है कि संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में जितने भी कर्मचारी हैं अगर वो गलत पाए जाते हैं तो उनको पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि उनको हटाया जा सकता है। यानी ये कन्फर्म हो गया कि ए के सामने तो सर क्या आएगा, ए के सामने 4 आएगा, ठीक है। और एक आध देख लो तो ऑप्शन नंबर 312 क्या कहेगा, 312 हमको बताता है कि भाई अखिल भारतीय सेवाएं कि अपने भारत में यूपीएससी, एसपीएससी, स्टेट पीएससी, ये सारी पीएससी की सेवाएं जो है इनके बारे में आर्टिकल 312 में बताया गया है। तो ए के सामने तो सर 4 आना चाहिए और बी के सामने सर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलो देखते हैं ए के सामने 4, बी के सामने 1 कौन से में है। तो ए के सामने 4 है, ए के सामने 4 है, बी के सामने 1 है, बी के सामने 2 है। यहाँ पर ये कन्फर्म हो गया भले ए के सामने 4 हमको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन बी के सामने 1 केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से कह रहा है ये मैं सोच रहा हूँ सर ए ही ज़्यादा आंसर क्यों है, क्योंकि हमने एक ही ऑप्शन को ज़्यादा प्राथमिकता दी है जिससे कि सारे ऑप्शन ना पढ़ने पड़े, क्योंकि हमको पता था भाई 50 क्वेश्चन कराने में कम से कम 3 घंटा लग जाएंगे, 2 घंटे तो लगेंगे अगर आपको हम पूरा डिटेल में समझाएंगे। और वैसे अगर हमको पढ़ना है बाकी टीचर्स की तरह, यहाँ भैया लोक सेवा आयोग ऑप्शन ए में है, अखिल भारतीय इसमें है, हो गया भैया चलो आंसर आगे बढ़ो भैया, ठीक है ना। तो ये काम अपन पे नहीं हो पाएगा भाई, हम एक शिक्षक हैं, कोई यूट्यूबर नहीं है, ना छोटे यूट्यूबर ना बड़े यूट्यूबर, हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक का काम होता है समझाना, आपको समझ में आना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो 311 यहाँ पर देख लो, सिविल सेवकों को बिना उचित जांच और सुनवाई के बर्खास्त करने संरक्षण, यानी कि अगर सिविल सेवक कुछ गड़बड़ करता है तो भाई उसको 311 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है। अभी आपने देखा है सबसे पहले भरत तिवारी का केस ही देख लीजिए, है ना, पता चल गया भाई पुलिस वालों ने गलत किया है तो सस्पेंड कर दिया, ठीक है। 312 कहता है भाई राज्य के आधार पर उनके लिए एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का वो लोग अपना अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं, जैसे कि IAS IPS हो गया। अनुच्छेद 315 कहता है संघ के लिए यूपीएससी और राज्यों के हित के लिए राज्य लोक सेवा यानी एसपीएससी का वर्णन किया गया है। 320 कहता है लोक सेवा आयोग के कार्य और जिम्मेदारियों के बारे में 320 में बताया गया है, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखिए। अब यहाँ पर निर्वाचन से संबंधित हो गया, यानी कि चुनाव आयोग की बात यहाँ पर की जाएगी 13 नंबर के प्रश्न में। चलिए चुनाव आयोग के बारे में आपको क्या बताया गया है, आइए देख लेते हैं। तो कह रहा है कि ये आपको लिस्ट 1 दे रखा है, ये लिस्ट 2 दे रखा है, थोड़ा छोटा कर दें, हाँ ठीक है। आर्टिकल 324 सर 324 के बारे में तो हमने पढ़ रखा है। 324 में कहा गया कि निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, है ना, और निर्वाचन आयोग में जो जितने भी अधिकारी होंगे उनके बारे में की गई, निर्वाचन आयोग कैसे काम करेगा वो बताया गया है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि भाई ए के सामने 2 आएगा, निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण पर निर्वाचन आयोग ही अपना निर्णय ले सकेगा, यानी ए के सामने क्या आएगा, 2 आएगा, ये बिल्कुल कन्फर्म हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं एक आध और। 325 क्या कहता है, 325 कहता है भाई धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली से बाहर नहीं किया जा सकता। तो ये कंफर्म हो गया। ये टेलीग्राम का मैसेज कहां से आ गया भैया। 324 के सामने क्या होगा, तो 324 के सामने यानी ऑप्शन नंबर ए के सामने तो 2 हो जाएगा सर, और बी के सामने 1 हो जाएगा, ये कंफर्म हो गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन ए के सामने 2, बी के सामने 1, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब वाईफाई कनेक्ट रह गया है, वाईफाई को बंद करते पहले 1 मिनट रुको।
तो अब चलो बता देते हैं भाई, चारों आपको आर्टिकल बता देते हैं। 324 कह रहा है भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना और चुनाव नियंत्रण की शक्ति 324 में दी गई है। उसके बाद 325 कह रहा है भाई धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 326 कहता है भारत में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आधार पर होंगे। ये कल पूछा गया है, ये कल पूछा गया है। और यही वाला प्रश्न 324, 25, 26 और 29 चारों दिए थे, वो भाई ने लिख करके भेजा है ना, सेम टू सेम ऐसा। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, एग्जाम पहले ही कर लिया उन्होंने, अब कह रहे क्या करें बैठे बैठे। उन्होंने कहा शुक्ला सर यार अच्छा काम करते हैं, चलो उनके लिए कुछ क्वेश्चन लिख चलते हैं, ये हमारे सामान्य अर्हता में भी हमको करवा देंगे और बाकी बच्चों के लिए भी करवा देंगे। तो वो पूरे का पूरा क्वेश्चन उतार ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन को यहाँ पर फायदा हो जाता है, एग्जैक्ट प्रश्न अपन को मिल जाते हैं एनालिसिस करवाने के साथ में, ठीक है। बाकी शाम को लोग क्या करते हैं, इन्हीं हमारी ही वीडियो को कॉपी करके बढ़िया से और उसको जो है अब लेकर आ जाते हैं, भैया ये हम लेकर के आ गए हैं देख लो, है ना। और कल एक क्वेश्चन ही गलत करवा दिया मेरे भाई, उसके बारे में बताएंगे, है ना। भाई तुम मेरी कॉपी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन गलत मत करो, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है सबको कि ये शुक्ला सर की कॉपी कर रहे हैं, है ना। शुक्ला सर के क्वेश्चन को उठाकर ला रहे हैं। अब तुम अगर गलत आंसर बताओगे तो उनको ये भी तो लगेगा कि शुक्ला सर ने भी गलत कराया होगा, तभी तो ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि भाई नकल तो ये सेम टू सेम करते हैं, है ना। और सेम नकल कर रहे हैं तो भाई गलत करवा रहे होंगे, शुक्ला सर ने भी करवाया हो गलत। तो मेरे भाई ध्यान रखो कि गलत मत करवाओ, तुम भले मेरी कॉपी करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का घर अपनी वजह से चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, तो वो चलाओ, लेकिन यार गलत आंसर किसी को मत दो, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ें, चलो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में आर्टिकल 249, 262, 263, 280 दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है आपका 4 ऑप्शन दिए, अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदी दूनों में जल विवाद का संरक्षण कौन करेगा, राष्ट्रीय हितम राज्य सूची के विषय कौन बनाएगा, और वित्त आयोग और अंतर्राष्ट्रीय परिषद। भले ही आपको कुछ ना पता हो, लेकिन ये तो पता होगा कि सर आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग की बात की गई है, यानी कि ये तो सर एक बात कंफर्म हो रही है कि वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में किया गया है। अब ये हम यहाँ पर मैचिंग कर लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, अपन चलेंगे सीधे ऑप्शन की ओर। ऑप्शन में चलते हैं तो देखो ऑप्शन देखो कहाँ पर दिया गया है, वित्त आयोग यानी कि क्या, आर्टिकल 280 के सामने 3 आना चाहिए, मतलब कि सी के सामने 3 आना चाहिए। सी के सामने 3 कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और तो कहीं दिया है, और देख लो और कहीं नहीं दिया है। तो आपका जो है सी के सामने 3 नहीं होगा, कहाँ गया 280, डी के सामने क्या है, वित्त आयोग, डी के सामने 3 आना चाहिए, और डी के सामने 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। और डी के सामने 3 यहाँ भी दिया, अब तो फंस गया सर। तो चलो ए के सामने 2 भी दिया है, तो बी के सामने 1 या बी के सामने 4 आना चाहिए। तो बी के सामने 1 या बी के सामने 4, आइए देख लेते हैं। तो देखो बी के सामने क्या आएगा, बी के सामने बी कौन सा है, 262। और 262 क्या कहता है कि भाई अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, यानी कि अगर एक नदी है 2 राज्यों से होकर के बह रही है तो उसका जल कौन यूज करेगा, इसके बारे में कौन बताता है, आर्टिकल जो है आपका कौन बताएगा, 262 बताएगा। यानी बी के सामने 1 आना चाहिए, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चारों के बारे में आपको यहाँ पर बता देते हैं, थोड़ा स्पीड को तेज कर लेते हैं, 25 प्रश्न तो कम से कम करवा ही दें आपको, है ना। देखो तो अनुच्छेद 249 कहता है यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे तो संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। 249 कहता है। 262 कहता है राज्यों के बीच नदी जल विवाद हो जाएगा तो समाधान कर देंगे। 263 कहता है राज्यों के बीच समन्वय को लेकर राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर लेंगे। अगर राज्यों के बीच में आपस में कोई दिक्कत हो जाती है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद बना देगा। तो अंतर्राज्यीय परिषद की बात आर्टिकल 263 में की गई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और 280 में तो आपको बता रखा केंद्र और राज्य के बीच में करों के बंटवारे को लेकर के हम वित्त आयोग का जो है निर्माण कर देंगे, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। चलें 15 नंबर पर चलते हैं। 15 नंबर क्या है देख लीजिए, और 15 नंबर वाला प्रश्न एज इट इज सेम टू सेम पहली वाली शिफ्ट में, पहले दिन की पहली शिफ्ट में पूछ रखा था। देखो संवैधानिक प्रावधान लिस्ट 1 लिस्ट 2, देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2, इसमें क्या है, तो संविधान का संशोधन ये 368 में दिया गया, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है सर। तो 368 कहाँ है, ए के सामने तो 2 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर सर 370 में दे रखा है, बहुत चर्चा में रहा है, 370 ही तो हमने हटाया है, तो ये मैचिंग हो गई। महाराष्ट्र गुजरात के राज्यों के संबंध में जो विशेष उपबंध हैं वो किस में दिए हैं सर, 371 में दिए हैं, ये भी तो पूछ रखा था। बचा क्या, राजभाषा सर 343 में दी है। लो चारों के चारों तो मैच कर दिए, अब तो अपने आप ही लगा दोगे, अब कोई दिक्कत है क्या, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए के सामने 2 लगेगा, बी के सामने 3, सी के सामने 4 और डी के सामने 1। और ये रहे सारे सॉल्यूशन, यहाँ पर देख लो मेरे भाई, है ना, देख लो यहाँ पर। देखो 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी, 370 जम्मू कश्मीर इसी को तो हटा दिया 2019 में, 371 महाराष्ट्र और गुजरात से बात हो गई, 343 संघ की राजभाषा की बात हो गई, है ना। चले आगे बढ़े, स्पीड तेज किया है इसलिए थोड़ा कम समझा रहे हैं ना, नहीं तो अपना तो काम है भाई, तुमको जब तक समझ में ना आ जाए आगे ना बढ़ेंगे, है ना। तो जहाँ पर हम खड़े होते हैं जब कोचिंग्स में, तो जब तक एक एक बच्चे को क्लियर नहीं हो जाता पूछ लेते हैं भैया कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कोई कन्फ्यूजन हो, हाथ उठा दो। 800-900 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना, 800-900 बच्चों को खड़े होकर पढ़ा देते हैं और एक एक बच्चे का डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं पढ़ाते हैं MPPSC वालों को, ठीक है। जो बहुत लोग आ जाते हैं तुमको कंटेंट डिलीवर करना नहीं आता है, तुम्हारे कंटेंट को इसीलिए हम चोरी कर रहे हैं कि हम डिलीवर कर दें। अच्छा भैया
हमको नहीं आता है, कभी खड़े होकर देखना ऑफलाइन में, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बंद कमरे में एसी चलाकर पढ़ाने में और ऑफलाइन खड़े होकर पढ़ाने में बहुत अंतर होता है मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा गया आपसे 39A, 41, 45, 48A बताइए। अच्छा, हमने आपको बता नहीं था भाई 48A जो है ये आपसे बहुत पूछा जाएगा, क्योंकि 48A में पर्यावरण की बात की गई है। तो ये कन्फर्म हो गया सर, डी के सामने तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो डी के सामने हम 1 कर देते हैं। तो अब आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 45 भी आपको हमने बताया था। आर्टिकल 45 में क्या कहा था, 4-5। 4-5 का मतलब होता है भाई बच्चों से संबंधित हो जाएगा। छोटे मोटे बच्चे जो होते हैं, नहीं 4-5 साल के बच्चे हैं, तो बच्चे कहाँ पर दे रखे हैं, देखो 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, यानी 4-5 साल के बच्चे हैं सर। 4-5 का मतलब आर्टिकल 45 क्या है, बच्चों से संबंधित है। आर्टिकल 48 क्या है, पर्यावरण से संबंधित है। 2 तो सर हमारा क्लियर हो ही गया, 2 से हो सकता है हमको आंसर मिल जाए, ना मिलेगा तो आगे देख लेंगे क्या दिक्कत है। तो चलो देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है, कहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आंसर जो है आपका दिया गया है। देखो अब सीधे अपन ऑप्शन की ओर चलते हैं, यानी ए के सामने क्या आना चाहिए, क्या क्या हमने निकाला, 4-5 निकाला था। ऑप्शन सी के सामने 3 आना चाहिए, सी के सामने 3 आना चाहिए और डी के सामने 1 आना चाहिए। चलो देखते हैं सी के सामने 3, डी के सामने 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, क्योंकि हमने ए ही सेट किया है, यही हो जाएगा। ए के सामने 2, बी के सामने 4, सी के सामने 3 और डी के सामने 1। यहाँ पर पढ़ लेते हैं 39A में क्या देखा है, तो 39 में कहा भाई गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय सुनिश्चित करना, यानी कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है और वो कोर्ट में कोई केस लेकर के जाता है, उतने पैसे नहीं है कि वकील कर सके, तो ये सरकार का काम होगा कि उसके लिए वकील उपलब्ध कराएगा, फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, 41 क्या कहता है, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि में काम और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, बुढ़ापा है उसको, या फिर कोई समस्या है, तो ऐसे में वो काम नहीं कर सकता है, तो तुमको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। भाई इसी के आधार पर तो मनरेगा चालू किया गया है। अगर मनरेगा में तुमको काम नहीं मिलता तो कहते हैं भाई 100 दिन काम मिलेगा, अगर 100 दिन का काम नहीं मिला तो उसके बदले तुमको भत्ता मिलेगा। तो ये आर्टिकल 41 में कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 45 क्या कहता है भाई 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे, उनकी देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा। 48 से कहता है राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा और वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करेगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और पर्यावरण के बारे में तो भाई पर्यावरण इसीलिए आपके एग्जाम में ज़्यादा आ रहा है, क्यों, पर्यावरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है। लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में पर्यावरण के पूछे जा रहे हैं। 150 MCQ मैंने पर्यावरण के इसीलिए दिए गए हैं PDF के साथ में। ठीक है, चलो 17 नंबर देखते हैं। हाँ, 17 नंबर आपका संवैधानिक पदों से संबंधित है। 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे, बाकी आपको अपने घर पे कर लेना होगा, क्योंकि देखो कराने को पूरा करा देंगे हम तो भाई 3-3, 4-4 घंटे पढ़ा लेते हैं ऑफलाइन में, ये तो ऑनलाइन वाला सिस्टम है ना। लेकिन फिर जो इसके बाद में एनालिसिस वाले हैं वो परेशान करेंगे, बार बार मैसेज करेंगे सर एनालिसिस कराओ, आपका एनालिसिस अलग लेवल का होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको 25 करा दे रहे हैं, 25 होमवर्क दे रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। देखो एक तरफ दिया है भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक, लेखा परीक्षक दे रखा है, प्रशासनिक अधिकारी दे रखा है, राजसूची, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दे रखा है। अच्छा, क्या आप ये नहीं बता सकते हो कि सर भारत का जो महान्यायवादी है ना, इसका तो आर्टिकल 76 में दे रखा है, आपने बताया तो था। तो ए के सामने तो 1 आ जाएगा, ये कंफर्म हो गया। तो सर भारत का महालेखा जो परीक्षक है ना, ये तो आर्टिकल 148 में दे रखा है, ये भी आपने बताया था। तो बी के सामने 2 आ जाएगा, तो ए के सामने 1, बी के सामने 2। तो चलो भाई 2 तो हमको पता चल गए हैं। 338 भी हमने आपको बता रखा था। 338 कहा था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में दिया गया है। ठीक है ना, उसके बाद इसी के अंदर ST बनाया तो 338 A कर दिया है, इसी में OBC बनाया तो 338 B कर दिया है ना। तो ये सब आपको पढ़ाए थे। तो ये आपका हो गया D के सामने 4, तो बचा कौन, C के सामने 3, यानी 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर A में हमने सेट कर दिया है। तो ये आपको बता दिया। ठीक है, 46 में न्यायवादी, इसमें 48 में CAG, 323A में लोक सेवकों के विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण बना दिया जाएगा, 338 अनुसूचित जाति और ST आयोग बनाने का यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, चलिए 18 देख लीजिए। 18 देख लीजिए। 18 तो देखो 18 में क्या है, 18 में आपका राज्य विधानमंडल की यहाँ पर बात की गई है प्रश्न नंबर 18 में। तो राज्य विधानमंडल के अगर आपको वो याद होंगे क्या कहते हैं आर्टिकल, तो आप इसको आराम से कर लेंगे। चलो अब देख लेते हैं। ये रहा, ये आपको लिस्ट 1 विकल्प भी दे रखे हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ये रहा सूची 1 सूची 2। देखो कह रहा है अनुच्छेद 168, 169, 170, 171 के बारे में बात की गई है। नीचे इनके कार्य दिए हैं, विधान सभाओं की संरचना, राज्य विधान परिषदों का उत्साधन सृजन, विधान परिषदों की संरचना और राज्य के विधान मंडलों का गठन। अब चलो इसको जो है अपन वो करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, 168 में क्या कहा गया, 168 में कहा है राज्य विधान मंडलों का गठन किया जाएगा, यानी ए के सामने तो 4 आ जाएगा, राज्य में विधान मंडलों का गठन किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 168 कहता है। ठीक है, उसके बाद में राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, ये अनुच्छेद 169 कहता है कि भाई राज्य में विधानमंडल, अगर वहाँ का राज्य चाह रहा है कि हमारे यहाँ सर विधान परिषद भी बना दो और विधानसभा भी होनी चाहिए, तो ये आर्टिकल 169 कहता है कि भाई विधान परिषद का तुम सृजन कर सकते हो राज्यपाल की सहमति से और उस राज्य के मुख्यमंत्री की सहमति से, ऐसा आर्टिकल 169 कहता है। तो सर 170 क्या कहता है,
है? 170 कहता है भाई विधानसभा की संरचना। 170 कहता है भाई विधानसभा अपने राज्य में आप बना सकते हो। बचा 171 कहेगा विधान परिषदों की संरचना कि विधान परिषद कैसे होंगे। ठीक है, तो ये 4 हो गए, हमको जो है इसका आंसर पता चल गया। अब यानी कि ए के सामने 4, बी के सामने 2 होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, ए के सामने 4, बी के सामने 2। ऑप्शन नंबर ए में दिया ए के सामने 4, बी के सामने 2, सी के सामने 1, डी के सामने 3। ठीक है, अब चारों का आपको हम कार्य क्या है वो बता देते हैं। तो 168 में क्या है? राज्य विधानमंडलों के गठन का प्रावधान, राज्यपाल और 1 या 2 से अधिक सदन मिलकर के बना सकते हैं। अनुच्छेद 169 कहता है राज्य में विधान परिषद बना देंगे हम। 170 कहता है विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य होंगे, ये 170 कहता है। 171 कहता है भाई विधान परिषद की संरचना और उसके सदस्यों का चुनाव का तरीका, ये 171 बता देता है कैसे कैसे इनका चुनाव करेंगे, है ना, कितने सदस्य रिटायर होंगे, कितने सदस्य क्या होंगे, वो 171 बता देता है। ठीक है मेरे भाई, 19 नंबर की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्या दिया है? और इसमें 19 नंबर में वित्त और विधायी प्रक्रिया दी गई, यानी बजट की बात हम यहाँ पर कर लेंगे। किसमें? प्रश्न नंबर 19 में बजट की बात कर लेंगे। तो चलो देख लेते हैं भाई बजट के बारे में क्या इन्होंने बता रखा है। कह रहे हैं आर्टिकल 110, 112, 266, 267। ठीक है, कह रहे हैं वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। धन विधेयक की परिभाषा, भारत की आकस्मिकता निधि, भारत के राज्यों की संचित निधि। संचित और आकस्मिकता ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ये क्रमशः आपकी किस में आ जाएंगी, ऊपर से देख लेते हैं ना। 110 में क्या बताया गया? 110 में धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। ठीक है, 112 में क्या है? 112 में बजट की बात कर रखी है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कर रखी है। 266 क्या है? तो 266 में भारत की संचित निधि की बात कर रखी है, तो ये रही संचित निधि। बचा कौन? 267 में भारत की आकस्मिकता निधि की बात कर रखी है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सर, ए के सामने तो 2 आना चाहिए, बी के सामने 1 आना चाहिए, सी के सामने 4 आना चाहिए और डी के सामने 3 आना चाहिए। कहाँ पर दे रखा है? ये ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ए के सामने 2, बी के सामने 1, सी के सामने 4, डी के सामने 3। ठीक है, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से कह दे रहा है ऑप्शंस को हमने अपने हिसाब से सेट किया है, क्वेश्चन आपके एज इट इज ऐसे ही आए थे। ठीक है, तो ये बाकी के ऑप्शन ना पढ़ने पड़े इसलिए हमने ऑप्शन ए ज़्यादा रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलो इन सब के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, तो अनुच्छेद 110 कहता है भाई धन विधेयक के बारे में, यानी मनी बिल को परिभाषित करता है, टैक्स कैसे लगेगा, कैसे टैक्स हटेगा, ये बताएगा। 112 कहता है केंद्र सरकार के वार्षिक यानी कि बजट के बारे में 112 बताता है कि बजट को भाई लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, और बजट बना किसके लिए रहे हैं? जनता के लिए। तो जनता के लिए अगर बजट बना रहे हो तो लोकसभा में ही पेश करो ना, राज्यसभा में क्या करोगे? वो जनता का सदन थोड़ी है, तो लोकसभा में ही केवल बजट को पेश किया जाता है। ठीक है, संचित निधि का गठन यानी जिसमें सरकार की सभी आय जमा होती है, भाई सरकार ने कितना टैक्स कहाँ से वसूला है, क्या क्या हुआ है, वो सब हम यहाँ पर जमा कर लेंगे, ये संचित निधि हो गई। अनुच्छेद 267 कहता है आकस्मिकता निधि, इसमें भी थोड़ा बहुत पैसा रख देंगे। मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर कोई समस्या हो गई, कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह हो गया ट्रेन का, तो इसमें से निकाल करके हम क्या कर देंगे? वहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे, यानी उनको पैसा दे देंगे। तो आकस्मिकता निधि जिसे राष्ट्रपति के अधिकार में रखा जाता है, भाई राष्ट्रपति कहेगा तभी खर्च कर पाओगे, यानी ये राष्ट्रपति का बटुआ है मेरे भाई। ठीक है ना, तो तत्काल खर्चे जो है राष्ट्रपति के आदेश पर पूरे किए जाएंगे, है ना। चलो अनुच्छेद, अब अगला प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। ये भैया पंचायत नगर पालिका, ये 2-3 बार आ गया है। ठीक है, और ये लोगों को परेशान कर रखा है इसने, हमने कहा चलो इसको भी निपटा देते हैं, इसको भी साथ में ले लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, अनुच्छेद 243 डी दे रखा है, फिर 243 के दे रखा है, 243 क्यू और 243 जेड ए। अच्छा, 243 जेड ए के बारे में आपको बताना है। जेड ए क्या कहता है? नगर पालिकाओं में निर्वाचन को बताता है। भाई नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की बात किस में की गई है? 243 जेड ए में की गई है। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 243 डी क्या कहलाता है? अनुच्छेद 243 डी हमको बताता है कि पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, ये कल पूछा गया है ना, पंचायत में और नगर पालिकाओं में स्थानों का आरक्षण पूछा गया था। आरक्षण कैसे करते हैं, है ना, कल हमने एनालिसिस में भी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद में बी क्या है? अनुच्छेद 243 के क्या कहता है? 243 के कहता है भाई चुनाव करवा लेंगे हम पंचायतों में, तो पंचायत के लिए निर्वाचन जो है वो राज्य चुनाव आयोग की बात की जाएगी। अब बचा कौन? 243 क्यू बचा, तो नगर पालिकाओं का गठन की बात 243 क्यू में की गई है। यानी कि यहाँ से ये क्लियर हो रहा है सर, ए के सामने तो क्या आएगा? 3 आएगा, बी के सामने सर 4 आएगा, सी के सामने 2 आएगा और डी के सामने 1 आएगा। ये हमको यहाँ से दिख रहा है। तो आइए देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है। ये भी आपका ऑप्शन ए में ही दिया गया होगा, 3 4 2 1। कहाँ पर दिया है? देखिए ये रहा ए में, 3 4 2 1। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा भी आपको अगर जानकारी है तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, घबराएंगे नहीं तो, है ना। नहीं क्वेश्चन देखो घबरा जाएंगे तो समस्या हो जाएगी मेरे भाई। तो 243 डी क्या कहता है? पंचायतों में एससी और एसटी महिलाओं के न्यूनतम 1/3 सीटें दी जाएंगी। और ध्यान रखना मध्य प्रदेश में कितनी है? मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण है मेरे भाई, ये भी फैक्ट याद रखना। पूरे क्या रखा है? संविधान ने कहा कि कम से कम 1/3 दोगे। ठीक है, तो लगभग सबने 1/3 दे रखी है, लेकिन एमपी ने कितनी दे रखी है? 50% दे रखी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 243 के क्या कहता है? पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग नहीं आएगा, 324 नहीं आएगा, इसके लिए 243 के काम करेगा ना। तो जो पंचायत सरपंच के चुनाव होते हैं सब ज़्यादा झगड़ा यहीं पर होता है। सरपंच के चुनाव के लिए भर के बसें बुलाते हैं दिल्ली से, दिल्ली में जितने लोग जॉब कर रहे हैं आ जाओ भैया चुनाव हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, अपने विधानसभा के चुनाव से भी तगड़े चुनाव हो जाते हैं सरपंच के चुनाव। कौन कौन जाता है सरपंच के चुनाव वोट डालने के लिए? अरे भैया रोला रहता है सरपंचों का। ठीक है, चलो
243 क्यों क्या कहता है, शहरी क्षेत्रों के लिए 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। ठीक है, 243 जेडे कहता है नगर पालिकाओं के चुनाव का नियंत्रण राज्य आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो नगर पालिका और नगर निगम और आपका नगर पंचायत, इन सबके चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें निर्वाचन आयोग कोई काम नहीं करता है, आर्टिकल 324 का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े 21 नंबर पर चलते हैं। देखो ये रहा 21 नंबर कह रहा है, देखो यहाँ पर काम दे रखे हैं, यहाँ पर आर्टिकल दे रखा है। अच्छा, अभी हमने आपको 338A बताया था। 338A में हमने क्या बताया था भाई, एससी के लिए तो बात की गई थी, लेकिन एसटी के लिए हमने क्या कर दिया, 338A अलग से जोड़ रखा है। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर कहाँ पर आ जाएगा, तो 3 नंबर आपका जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो है गठन किया जाएगा, यानी एसटी का गठन किया जाएगा। ये अभी आपको बताया था 338A, तो 338A के सामने क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलो बाकी देख लेते हैं भैया। बाकी देखो, तो देखो अनुच्छेद 330 में क्या कहा है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में क्या रखा है। ठीक है मेरे भाई, बाकी देखो तो अनुच्छेद 340 क्या कहता है, अनुच्छेद 340 कहता है पिछड़े वर्गों की दशाओं और अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति कर देंगे, एक आयोग बना देंगे। ठीक है, तो बचा कौन रह गया, ऑप्शन बी बचा रहेगा, 2 में लगा दो। 332 क्या कहता है, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए वर्णन कर देता है, सीटों का आरक्षण की बात की गई है भाई। ठीक है ना, तो चलो क्या क्या हो जाएगा, ए के सामने सर 1 आना चाहिए, बी के सामने 2 आना चाहिए, सी के सामने सर 4 आना चाहिए, डी के सामने 3 आना चाहिए। और ये कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये भी मेरे भाई ए में ही दिया गया होगा, ए ही सेट किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये सारे आर्टिकल दे रखे हैं। अब आप एक काम करना, आराम से पढ़ लेना, क्योंकि टेलीग्राम में पीडीएफ तो इसकी हम डाल ही देंगे। ठीक है, चलो सब पीडीएफ नहीं जाती हैं, केवल जो स्पेशल मान लीजिए जैसे इसको हम पूरा नहीं करा पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि समय की कमी है। ठीक है ना मेरे भाई, अब हम 12 बजने वाले हो गए, देखो 12:30 हो गए हैं। ठीक है, अब लोग क्वेश्चन भेजना शुरू कर देंगे, है ना, फिर कहेंगे सर जल्दी बनाओ वीडियो, सर एनालिसिस की वीडियो जल्दी बनाओ। तो अगर हम इसको पूरा करवाएंगे तो वहाँ एनालिसिस वाली वीडियो रह जाएगी। ठीक है ना, तो 25 हम करवा दे रहे हैं, 25 तुम आराम से प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो देखो अब कौन कौन से आर्टिकल दे रखे हैं वो देख लो। सर आर्टिकल 111 दे रखा है, आर्टिकल 123, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201, ये 4 आर्टिकल दे रखे हैं। चारों के काम दे रखे हैं सर, नीचे क्या क्या काम दे रखे हैं देख लो। तो संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये कौन से में 1 to 3 में बता रही था कि राष्ट्रपति 1 to 3 से क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और राज्यपाल क्या कर सकता है, 213 से कर सकता है। तो भाई 1 to 3 कहाँ है, ये रहा, और अध्यादेश कहाँ गया, ये रहा राष्ट्रपति शक्ति। यानी कि सर ये कंफर्म है कि बी के सामने क्या आएगा, बी के सामने सर 1 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, और देख लेते हैं, संसद के पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। अब देखो इसको मैच कर लेते हैं, तो ए के सामने तो 2, ए के सामने सॉरी बी के सामने 1 आ गया। अब ए के सामने क्या आ जाएगा, तो ए के सामने आ जाएगा आर्टिकल 111, संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। अगर संसद कोई विधेयक पारित करती है तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से अनुमति लोगे, राष्ट्रपति अगर मना कर देगा तो भाई, और राष्ट्रपति मना नहीं कर पाता, क्यों, राष्ट्रपति को बोल रखा है संविधान ने कि तुम मना नहीं करोगे। हाँ बस इतना कर सकते हो, एक बार लौटा सकते हो कि भाई देख लो यार अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो, है ना, लेकिन मना नहीं कर सकते। दोबारा अगर पीएम ने भेज दिया तो साइन करने ही पड़ेंगे, इसकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि संविधान बोल रखा है। ठीक है, बाकी अनुच्छेद 200 क्या कहता है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। जैसे राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है, वैसे अगर राज्य काम करेगा तो राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, बचा कौन, ऑप्शन डी बचा, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए कौन सा बच गया, डी के लिए क्या बच गया, डी के लिए 3 बच गया है, कहाँ गया 3, ये रहा, डी के लिए 3 बच गया। ठीक है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सर ए के सामने 2 होना चाहिए, बी के सामने 1 होना चाहिए, सी के सामने 4 और डी के सामने सर 3 होना चाहिए। कहाँ पर दे रखा है, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 2 1 4 3। ठीक है, बाकी ये सब के बारे में ये पूरा डिटेल बता रखा है, ये आप आराम से वीडियो पॉज कर लो, आराम से पढ़ लो, है ना। चलो 23 नंबर देख लेते हैं। देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है, कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद के बारे में 23 नंबर बता दे रहा है। 23 नंबर अब यहाँ पर कार्यपालिका की बात करेगा, कैसे कैसे मंत्रिपरिषद काम करेंगे उनके बारे में कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो भैया आर्टिकल 74 में ही बोल रखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद हो जाएगी। यानी ये कन्फर्म हो गया कि ए के सामने तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये 75 में दे रखा है, यानी बी के सामने सर 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद में कह रहे हैं कि राज्यपाल को सहायता के लिए सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी राज्य में भी अगर राज्यपाल काम करेगा तो मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री इसको सलाह देगा। ये किसमें कहा है, आर्टिकल 163 में कहा है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, ये आपका आर्टिकल 164 में क्या रखा है। तो ये पूरा पूरा मैच हो गया। अब सी के सामने 3 आना चाहिए, डी के सामने 4 आना चाहिए, यानी 1 2 3 4 इसका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया है, क्योंकि हमने ए ही सेट कर रखा है। 1 2 3 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये आपको हमने आर्टिकल्स बता रखे हैं। अनुच्छेद 74 में केंद्र में राष्ट्रपति की सहायता के लिए पीएम होगा, 75 में पीएम की नियुक्ति की बात की गई है, 163 में कहा राज्यपाल की सहायता के लिए सीएम होगा, और 164 में सीएम की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ लेते हैं, 24 नंबर कर लेते हैं। 24 में क्या है, न्याय की शक्तियाँ बता रखी हैं, यानी कि अब हम यहाँ पर न्यायालय के बारे में
बात करने वाले हैं। देखिए तो देखो, हाँ, अनुच्छेद 131, 136, 226, 227, बाकी यहाँ पर इसके काम दे रखे हैं। तो चलो सीधे अपन क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं। देखो तो 131 क्या कहता है, 131 कहता है कि भाई जितने भी उच्चतम न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता यानी मूल क्षेत्राधिकार कि क्या क्या इसके अधिकार हैं उच्चतम न्यायालय के, उसके बारे में हमको आर्टिकल 131 बताता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो अपना आर्टिकल 136 है वो क्या बताता है, तो आर्टिकल 136 हमसे कहता है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, अगर कहीं पर आप अपील करना चाहते हो तो उच्चतम न्यायालय से आपको विशेष इजाजत लेनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है। अनुच्छेद 226 क्या कहता है, अनुच्छेद 226 कहता है भाई कि अब जो है यहाँ पर उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकेगा। जैसे आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है, 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर देगा। 227 बचा रहेगा, उसके सामने एक आ जाएगा। सभी न्यायालयों का रिट की उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति प्रदान की गई है। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा, ए के सामने तो सर 2 आ रहा है, बी के सामने 4 आ रहा है, सी के सामने 3 आ रहा है और डी के सामने 1 आ रहा है। 2 4 3 1 इसका सही आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 4 3 1। ठीक है, चलो 25 नंबर कर लेते हैं। देखो 25 नंबर देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में। 25 नंबर आपका जो है 301, 300A, 299, 265, 253। अच्छा 300A से कुछ ध्यान आ रहा है, 300 में हमने क्या बताया था, ये जो भी जिनके भी आगे ABCD लग जाए समझ लो इनको क्या किया है, बाद में जोड़ा गया है। ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा छोटा करें तभी तो दिखेगा, ऐसे कर लेते हैं। हाँ ये सही दिख रहा है ना। चलो चलो 300A क्या कहता है भाई, 300A के लिए हमने आपको बता रखा था कि विधि के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित करना, यानी कि ये आप क्या करेंगे 300A पहले क्या था, जो संपत्ति का अधिकार है ना हमारा मूल अधिकार हुआ करता था। मूल अधिकार होता था, मान लीजिए हाईवे निकल रहा है, किसी का घर पड़ गया तो अब वो घर नहीं तोड़ने देगा, क्या हमारा मूल अधिकार है। अगर तुमने घर तोड़ा तो फिर हम सीधे आर्टिकल 32 के तहत कहाँ पहुँच जाएंगे, जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे और ये हाईवे का काम रुक जाता था। भाई मोरारजी देसाई बहुत परेशान हो गए कि ये क्या सिस्टम है भैया, ऐसे तो भाई पूरे भारत का विकास ही नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा एक काम करो, इसको कर दो क्या, हटा दो यहाँ से। तो मूल अधिकार जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको वहाँ से हटा करके हमने 300A में डाल दिया और एक कानूनी अधिकार बना दिया। यानी अब तुम्हारा घर अगर बीच में आ रहा है तो सरकार उसको लेगी, तुम्हारा कानूनी अधिकार है, लेकिन सरकार उसके बदले में तुमको इतना पैसा दे देगी, तुम अपने आप ही छोड़ दोगे। 27 गुना तक पैसा मिल जाता है। अगर तुम्हारा घर 100 रुपये का है, मतलब अरे बता रहे हैं ये मत कहना 100 रुपये का कौन सा घर है, अगर तुम्हारा घर 100 रुपये का है, हाईवे में आ गया तो 2700 का हो जाएगा। अब समझ लो आदमी अपने आप छोड़ देता है। महाराज ये सोचता है कि हमारा घर कभी हाईवे में आ जाए मज़ा ही आ जाएगा, कोई खेत हमारा हाईवे में आ जाए मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये लोग चाहने लगे हैं अब जब से इसको 300A को अप्लाई कर दिया है। तो ये कन्फर्म हो गया, क्या हो गया कन्फर्म कि भाई जो 300A है ये हमको क्या कहता है, कहाँ गया ये रहा, 300A जो है वो क्या कहता है, संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ये हमारा कानूनी अधिकार हो गया। लेकिन सरकार हमारी संपत्ति ले सकती है, लेकिन कैसे, हमारे जो है कहने पर, मतलब कि उसके बदले में हमको मुआवजा दे देगी और हमारी संपत्ति ले लेगी, जिससे कि भारत देश का जो है विकास हो सके। चलो अब आगे देखते हैं। तो आपका जो है 265 की बात करते हैं। 265 में क्या है, विधानमंडल के कानून के बिना कोई टैक्स नहीं लगा सकता, इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, यानी जब तक विधानमंडल नहीं कह देगा तब तक कोई भी कर आरोपित नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका 265 ये रहा और ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 के सामने हमारा दो के सामने ए हो गया और बी के सामने 4 हो गया, 2 बचे हुए हैं। तो चलो 2 को भी देख लेते हैं। देखो 299 क्या कहता है, 299 कहता है संघ या फिर राज्य द्वारा की गई संविधाएं, जो संविदा पर नियुक्तियां की जाती हैं। बाकी बची ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 253 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका आंसर, यानी कि 2 4 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये उसके पूरे कार्य दे रखे हैं, ये यहाँ पर देख लो। 265 संसद विधानमंडल के कानून के बिना कोई टैक्स नहीं लगा पाएगा। 300A संपत्ति का अधिकार बताई दिया अभी आपको। 299 भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा किए गए सभी अनुबंध राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। भाई अगर भारत सरकार किसी से अनुबंध करता है, मान लीजिए अमेरिका से कोई अनुबंध कर रहा है, तो वो कौन होगा जिसके ऊपर ये मतलब जिसके प्रायोरिटी देकर के हम अनुबंध करेंगे, तो वो कौन होगा, वो राष्ट्रपति होगा, कि भारत के राष्ट्रपति ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना, वहाँ पर कोई विधायक का काम नहीं आएगा, विधायक से कह देना है, विधायक कह देना भैया अगर विदेशों में कोई काम कर रहे हो तो राष्ट्रपति के आधार पर किया जाएगा, है ना। नाम किसका आएगा, राष्ट्रपति का आएगा। बाकी 253 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए संसद को पूरे देश या किसी भाग पर कानून बनाने की शक्ति। अगर पर्यावरण की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि करके आ गए हो तुम, कि हम पर्यावरण 33% जो है 33% वन पूरे भारत में करके रहेंगे, तो भाई उसके लिए कानून कौन बनाएगा, संसद कानून बनाएगी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए भाई, अंतर्राष्ट्रीय पर बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, है ना। हमने जो लक्ष्य बना रखा है कि 33% वन करेंगे तो करना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए बाकी अब देखो अगले जो 25 प्रश्न हैं इनको हम अभी टेलीग्राम में डाल देंगे,
सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम है, इस पर आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। पूरा हमने डिटेल दे रखा है, देखो आराम से, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी अब आप यहाँ पर देख सकते हो जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनका क्या कहना है और जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनका क्या कहना है। देखिए सर, आपकी क्लास से आया था 88 क्वेश्चन सही हुए हैं, 9 क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे में। तो भाई इनके 88 क्वेश्चन सही हुए, 9 गलत हुए हैं, यानी कि 9 में अगर 4 का भाग देंगे लगभग 2 या 2.5 नंबर कटेंगे, तब भी भाई के 85.5 नंबर आ रहे हैं। वाह भाई, तुम्हारा तो सिलेक्शन कन्फर्म है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये जो है इन्होंने कमेंट किया है हमारे वीडियो के नीचे, कल के एग्जाम एनालिसिस के नीचे, और हमने लाइक भी किया है। नहीं कोई इसको भी चोरी कर ले, कहते भैया ये मेरा है ना, लाइक भी कर रखा है उन्होंने, ठीक है। अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। देखो अगले एक भाई का और कमेंट आया है, सर काट के 82 नंबर आ रहे हैं, तुम्हारा भी सिलेक्शन पक्का है मेरे भाई, ठीक है। ये भी लाइक देख सकते हो, अस्पताल सहायक का एनालिसिस करा रहा है, उसके वीडियो पर कमेंट किया है। अब देखो सर, आपके कौन सी पारिस्थितिकी से 4 नंबर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट से भी प्रैक्टिस सेट से मैथ भी आया था, थैंक यू सर। हमने आपको बताया प्रैक्टिस सेट से मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 10 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, मैथ के क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे भाई, शंकु कोण प्रायिकता वेक्ता सब करा रखी है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में, तो वो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। आज सर अनुच्छेद वाले ABCD वाले करवा देना। लो भाई तुम्हारी विश पूरी कर दी। कौन है भैया? भैया ने दीदी हैं, अर्चना परमार आपकी बात मान ली है, और ABCD वाले हमने जो है अनुच्छेद करवा दिए हैं, ठीक है। और तुमको होमवर्क के लिए भी 25 प्रश्न दे लिए हैं। आराम से टेलीग्राम चैनल में जाना और इसको बढ़िया से डाउनलोड कर लेना। आज शाम को मिल पाएगी लेकिन, ठीक है। और जो नोट्स ग्रुप है, नोट्स ग्रुप में अभी मिल जाएगी, क्योंकि कल की PDF नहीं डली है, अभी इसको हम नोट्स ग्रुप में तुरंत सेंड कर दे रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी और भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे देखो सर, आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनके 84 क्वेश्चन सही हुए हैं, 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और इन्होंने बहुत सारी बातें कही। सर हमने जब पेपर देखा तो 75% ऑफ माय पेपर अमाउंट GKGS एंड हिंदी मैराथन ऑफ सक्सेस जंक्शन, यानी 75% पेपर जो था वो सेम टू सेम मैराथन की GKGS की मैराथन और जो है सक्सेस जंक्शन की PDF नोट से आया था। ऐसा इनका खुद कहना, आप अच्छे से पढ़ लो खुद, ठीक है। सर आपके नोट्स बाकी लोगों से काफ़ी अलग हैं, समझने और पढ़ने में काफ़ी इजी रहे। आप बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ में पढ़ाते हैं। आपकी मैथ, हिंदी और साइंस के नोट्स से बहुत ही शानदार हैं, थैंक्स सर। ये खुद उनका कहना है, हम अपने मन से कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जो बाकी लोग वही 2-3 स्क्रीनशॉट रोज आकर के दिखा देते हैं कि लो भैया, हमारे यहाँ डेली स्क्रीनशॉट आते रहते हैं, डेली लोग कमेंट करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर के देख लो वीडियो के नीचे, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। ये हर किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ ऐसे विशेष लोग हैं जो बढ़िया से सर की कॉपी करते हैं और शाम को अपने चैनल पर कहते हैं अरे ये क्वेश्चन मैंने किया, ये क्वेश्चन ये किया, और फिर गलत पढ़ाते हैं। गलत मत पढ़ाओ मेरे भाई, तुम्हारी रोजी रोटी हमारे वजह से चल रही, बहुत अच्छी बात है, हमको भी खुशी है ना, कि चलो हमारा वीडियो किसी के काम में तो आ रहा है, लेकिन गलत मत पढ़ाओ बच्चों को, है ना। कल लीड बैंक वाला प्रश्न गलत करा दिया, है ना, जबकि हमने कहा था कि उसमें दोनों असत्य है। ऑप्शन भी दे रखा है, हमने बता भी रखा कि पहला क्यों गलत है और दूसरा क्यों गलत है, ठीक है ना। भाई ने पूरा छापा, लेकिन उसने कह दिया कि दोनों सत्य हैं, ठीक है। और फिर वो रीजन भी नहीं बता रहा कि भाई लीड बैंक का दोनों सत्य क्यों है, ये तो बता दो क्यों सत्य तुम्हारे अकॉर्डिंग। भाई हमने असत्य का बता दिया कि असत्य क्यों है, हमने पूरा रीजन बता दिया, तो तुम्हारा सत्य क्यों हो रहा है तुम बता दो, है ना। तो वो बताया नहीं भाई, क्यों? क्योंकि उनका काम ये है, जैसे ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन, तो बस पढ़ते चले जाए, अनुच्छेद 371 भी हो गया भैया, चलो, है ना। और फिर अपनी बातें करेंगे उसमें, अरे ये हो गया वो हो गया, ये फालतू की बातें, ठीक है। तो ये सारा काम मत करो, बच्चों को पढ़ाने आए हो तो केवल पढ़ाओ, ठीक है भाई। किसके बारे में कहना है आप लोग जानते ही हो, है ना। समय खराब करने कहीं मत जाया करो। एनालिसिस भी हम कराते हैं और जो है क्वेश्चंस भी हम कराते हैं, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बाकी रिजल्ट की बात करें, हमारे रिजल्ट अगर हम दिखाने शुरू करेंगे ना तो भाई तुम गिनते रह जाओगे। लगातार 4 बार जो MP पुलिस का एग्जाम आया है 2014 से लगातार MP पुलिस का एग्जाम निकाल रहे हैं, और एक भी बार हम फिजिकल देने नहीं गए हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है हमको नौकरी पुलिस वाली नहीं कर पाएंगे, या फिर भाई घर के अकेले हैं, ठीक है ना, तो वो सिस्टम बन नहीं पाएगा ना। लेकिन एग्जाम देते हैं, अब नहीं देते हैं, ठीक है ना, अब तो छोड़ ही दिया है। अब तो भाई इंदौर की ऐसी कोचिंग में हम एक क्लास लेने जाते हैं जहाँ पर सैलरी उतनी मिलती है कि पुलिस का जो है पेमेंट क्या करेंगे, है ना। तो अब नहीं जाते हैं। लेकिन अगर हम रिजल्ट दिखाने बैठ जाएंगे ना तो 4-5 ऐसे एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, ये सब निकाल करके बैठे भाई, सबका फिजिकल एडमिट कार्ड है मेरे पास, ठीक है। यूपी हवा उड़ जाएगी, ठीक है ना, इसको पास करने में ऐसे DI के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 बार प्री क्लियर किया है, 2 बार मेंस क्लियर किया है। किसी ने एक काम करेंगे, हम एक काम करेंगे, सारे कंपाइल करके लगा ही देंगे स्क्रीनशॉट, तो समझ लेना कि तुम कहाँ पढ़ रहे हो और हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो समझ लेना, ठीक है ना मेरे भाई। तो जो रिजल्ट की दिखा देते हो वही 2 रिजल्ट आकर दिखा दिया हर बार कि भाई मेरी ये निकली, और वो भी साफ नहीं दिख रहा, निकला भी कि नहीं निकला है, पूरा ब्लर कर रखा है, ठीक है ना। तुमको हम पूरा दिखाएंगे अपना, ये पास है, ये मेंस के लिए एलिजिबल है, और ये मेंस को क्वालिफाई किया, ठीक है, दिखा देंगे किसी दिन। चलो भाई, इसको आप आराम से कॉपी कर लेना, और इसको अभी हम टेलीग्राम में डलवा देंगे। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। बाकी आप लोग नोट्स जरूर ले लेना, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हो। पूरा एक्सपीरियंस हमने झोंक दिया इन नोट्स में, और इन्हीं को पढ़ करके लोगों के अच्छे खासे 82-83 तक नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और सामान्य अर्थता के भी जो नोट्स हमने बनाए हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, मतलब कि अपने हाथों से बनाए हैं, बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, आज के एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।